हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम वर्तमान भारतीय समाज का 2019 में जो पेपर हुआ था उसे सॉल्व करेंगे। इसमें हमने एक नंबर वाले के जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे वो हमने सॉल्व कर लिए थे लास्ट वीडियो में। आज की वीडियो में 2 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन बच रहे हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लघोत्तरी प्रश्न कहते हैं 2 नंबर वाले प्रश्न को। ठीक है, जिनका आंसर हमें आधे पेज में या एक पेज में लिखना होता है। उससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। तो वैदिककालीन शिक्षा की विशेषता बताइए, पहला प्रश्न है। तो देखते हैं कि वैदिककालीन शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं। तो इससे पहले हम वैदिक काल के बारे में थोड़ा सा लिख सकते हैं कि वैदिक काल क्या होता है, क्या वैदिककालीन शिक्षा किसे कहते हैं। उसके बाद हम उसकी विशेषताएं बता सकते हैं। ठीक है, तो मैं अपने नोट से ही सारी चीज़ें लिखाऊंगा, आपको बताऊंगा जो अभी तक वीडियो मैंने डाल रखे हैं। ठीक है, उन्हीं से सारी चीज़ें होंगी, आपको सारी उसी में मिल जाएंगी। तो देखिए, आपको क्या लिखना है कि वैदिक काल में भारत में शिक्षा का जो रूप प्रचलित था उसे वैदिककालीन शिक्षा या गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था कहा जाता है। इसके नाम से भी स्पष्ट है कि वेद पर आधारित शिक्षा या गुरु के घर या कुल में प्राप्त की जाने वाली शिक्षा क्या कहलाती है, तो वैदिककालीन शिक्षा कहलाती थी। वेद पर आधारित शिक्षा का अर्थ क्या है, तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसका स्रोत वेद है। और भारतीय साहित्य में 4 प्रकार के वेद माने जाते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो आप चाहें तो ऊपर की 2 लाइनें लिख सकते हैं कि भारत में वैदिक काल में शिक्षा का जो रूप प्रचलित था उसे वैदिककालीन शिक्षा या गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था कहा जाता है। या हम कह सकते हैं वेद पर आधारित शिक्षा या गुरु के घर या कुल में प्राप्त होने वाली शिक्षा क्या कहलाती है, वैदिककालीन शिक्षा कहलाती है। अब आप इसकी विशेषताएं लिख देंगे। ठीक है, तो विशेषताएं देख लेते हैं कौन कौन सी हैं वैदिककालीन शिक्षा की। तो पहली व्यवस्था है शिक्षा प्रणाली की। शिक्षा प्रणाली कैसी थी, तो वैदिक काल में छात्र माता पिता से अलग गुरु के घर अर्थात गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। गुरु मौखिक प्रवचन द्वारा शिक्षा प्रदान करते थे और छात्र सुनने के पश्चात मनन एवं चिंतन करते थे। ठीक है, तो शिक्षा प्रणाली में क्या था कि जो बच्चे थे वो क्या अपने माता पिता से दूर, ठीक है, गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। और गुरुकुल भी आपको पता कि वन वगैरह जंगल वगैरह में बनाए जाते थे, तो वहाँ पर रहकर ये शिक्षा प्राप्त करते थे। गुरु क्या करते थे, तो गुरु जो थे वो शिक्षा प्रदान करते थे मौखिक रूप से। ठीक है, बोलकर बच्चों को पढ़ाते थे, सिखाते थे, लिखने का कोई चक्कर नहीं था उस टाइम। ठीक है, तो बोलकर बताते थे चीज़ें और छात्र उन्हें सुनते थे, उसके बाद उस पर चिंतन मनन करते थे। दूसरी विशेषता है शिक्षण संस्थाएं। शिक्षा प्रदान करने का कार्य गुरुकुल या ऋषि आश्रम में किया जाता था। वैदिक काल में गुरुकुल प्रणाली ही प्रचलित होती थी। गुरुकुल प्रायः शांत वातावरण में स्थित होते थे, इसलिए ये नगरों से दूर शांत एवं स्वच्छ वातावरण में बनाए जाते थे। ठीक है, तो आप इतना लिख सकते हैं शिक्षण संस्थाओं में कि शिक्षण संस्थाएं जो थीं वो कहाँ पर शिक्षण प्रदान किया जाता था, या तो गुरुकुल में या ऋषि आश्रम में। और जो गुरुकुल वगैरह होते थे वो प्रायः कहाँ बनाए जाते, तो शांत वातावरण बनाए जाते। और शांत वातावरण उस समय कहाँ पे था, तो वन या जंगल वगैरह थे, वहाँ पे शांत वातावरण मिलता था, तो वहीं पर ये गुरुकुल वगैरह बनाए जाते थे। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स आपको क्या करना है, हेडिंग याद रखनी सारी। पहली हेडिंग शिक्षा प्रणाली, फिर शिक्षण संस्थाएं, ऐसे करके आप खाली हेडिंग याद रखें। अंदर का आप बना बना कर भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ें याद होंगी। ठीक है, आप समझ जाएंगे क्या लिखना है। बस एक बार आपको पढ़ना है, आप चीज़ें लिख लेंगे। ठीक है, बस हेडिंग याद रखना, हेडिंग इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम में राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, व्याकरण, ज्योतिषी, ठीक है, ये सारी चीज़ें शामिल की जाती थी। उसके साथ साथ नृत्य है, संगीत है, कला है, अभिनय, इनको भी स्थान दिया गया था। और स्वास्थ्य शिक्षा को भी पाठ्यक्रम में विशेष स्थान दिया गया था। ठीक है, तो पाठ्यक्रम में कौन कौन सी चीज़ें शामिल थी जो स्पेशल थी, इन्हें आप लिख सकते हैं। ठीक है, इनके याद कर सकते हैं सब्जेक्ट जो आज के समय में इतनी नहीं इंपॉर्टेंस दी जाती, लेकिन उस समय इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो ये सारे लिख सकते हैं। परीक्षाएं कैसे होती थी, तो परीक्षाएं मौखिक रूप से प्रतिदिन होती थी। दूसरा पाठ पढ़ाने से पूर्व पढ़ाए गए पाठ की मौखिक परीक्षा ली जाती थी। जैसे क्या है कि मैं आपको सेकंड लेसन पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पहले क्या करूँगा, पढ़ाने से पहले फर्स्ट लेसन में जो मैंने आपको पढ़ाया है उसकी परीक्षा ले लूँगा। ठीक है, उसका एक टेस्ट ले लूँगा। तो वैसे इसमें होता था कि जब भी टीचर दूसरा पार्ट शुरू करता था उससे पहले पहले वाले पार्ट के या पहले वाले लेसन जो उसे पढ़ा चुका है उसका टेस्ट लेता था। ठीक है, मौखिक रूप से। ठीक है, परीक्षा ले लेता था, तो यही होती थी परीक्षाएं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अनुशासन। गुरुकुल में छात्र पिता पुत्र की तरह रहते थे, इसलिए छात्र आत्म अनुशासित होते हैं। दंड केवल छात्रों को प्रायश्चित स्वरूप दिया जाता था। स्व अनुशासन की प्रथा थी। छात्र गुरु के प्रति आज्ञाकारी व विनम्र होते थे। देखिए, अनुशासन की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं था बहुत मारपीट होती थी, टीचर मारते थे बच्चों को। तो उनमें जो संबंध था उस समय गुरु और शिष्य में पिता पुत्र की तरह था। ठीक है, वो आध्यात्मिक पिता मानते थे अपने गुरु को, इसलिए वो हमेशा अनुशासन में ही रहते थे। उन्हें लगता ही नहीं था कि वो बाहर पढ़ रहे हैं, उन्हें लगता वो अपने घर में ही हैं, इसलिए वो हमेशा आत्म अनुशासित रहते थे। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। दूसरा, स्त्री शिक्षा की अगर हम बात करें तो वैदिक युग में स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। वे बिना किसी भेदभाव की शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। उन्हें भी पुरुषों के समान समस्त शिक्षा के अधिकार प्राप्त थे। देखिए, स्त्री शिक्षा की बात करें तो वैदिक युग में अगर हम बात करें तो स्त्री बिल्कुल स्वतंत्र थी। ठीक है, शिक्षा ग्रहण करने के लिए उन पर कोई रोक टोक नहीं थी। लेकिन जब उसके बाद मुस्लिम युग आया या बौद्धकालीन युग आया तो उसमें थोड़ी सी बाउंडेशन आ गई, लेकिन वैदिक युग में पूरी तरीके से स्वतंत्रता थी।
अब लास्ट पॉइंट है आपका गुरु शिष्य संबंध, कि गुरु शिष्य संबंध कैसे थे। तो ये तो हम ऊपर ही देख चुके कि बहुत घनिष्ठ संबंध थे, पिता पुत्र की तरह रहते थे, ठीक है, एक परिवार के सदस्य के रूप में रहते थे, बड़ी श्रद्धा भाव थी। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो हेडिंग सारी याद कर लेना इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकालीन शिक्षा के उद्देश्य बताइए। और मैंने आपको बताया कि जब भी मध्यकालीन शिक्षा की कुछ भी चीज़ पूछी जाए तो उसका मतलब होता है मुस्लिम कालीन, ठीक है। तो यहाँ पर मुस्लिम कालीन शिक्षा के उद्देश्य पूछे हैं। तो पहले हम मुस्लिम कालीन शिक्षा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो भारतीय सभ्यता, संस्कृति और समृद्धि हमेशा से ही विदेशी आक्रांताओं के लिए आकर्षण का केंद्र रही है। इन विदेशी आक्रांताओं के साथ ही उनकी परंपरा, संस्कृति का भी भारत में आगमन हुआ, जिससे तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था भी प्रभावित हुई। लगभग 550 वर्षों तक मुसलमानों का भारत पर आधिपत्य रहा। उन्होंने यहाँ एक नई शिक्षा प्रणाली का सूत्रपात किया, जिसे मध्यकालीन या मुस्लिमकालीन शिक्षा प्रणाली कहते हैं, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि मुस्लिमकालीन शिक्षा व्यवस्था कैसे आई, शिक्षा प्रणाली कैसे आई। तो आपको पता कि जो भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, ये हमेशा से भारत जो विदेशी लोग थे उन्हें आकर्षित करती थी, ठीक है। यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, हर चीज़ यहाँ की आकर्षित करती थी, क्योंकि आपको पता भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। बहुत सारा सोना चांदी सब था भारत में, हर चीज़ थी। तो लोग जो बाहर के थे वो आकर्षित होते थे, बाहर के जो शासक थे वो आकर्षित होते थे। तो इसी क्रम में क्या हुआ, जो मुस्लिम आक्रांता थे, जो अरब देशों के थे, आपके ईरान, इराक, अफगानिस्तान साइड के, ठीक है, तो ये सारे आकर्षित होते थे भारत में, या तो भारत में कब्जा करना चाहते थे या भारत को लूटना चाहते थे। तो इसी क्रम में वो लोग भारत आए, भारत पर उन्होंने हमला किया, लूटा, बहुत सारा धन ले गए अपने साथ, कुछ यहीं पर रुक गए, ठीक है। जब वो यहाँ पर टिक गए, यहाँ पर शासन करने लग गए, ठीक है, मुगल युग आया, कई युग आए यहाँ पर, ठीक है, वो शासन करने लग गए। तो यहाँ पर जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें भी चेंजमेंट आया, वो धीरे धीरे करके बदल गई। और जब वो बदली तो उसके स्थान पर कौन सी नई शिक्षा प्रणाली आ गई, तो उस प्रणाली को हम कहते हैं मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली या मुस्लिमकालीन शिक्षा प्रणाली, ठीक है। तो मुस्लिमकालीन शिक्षा प्रणाली का आगमन ऐसे हुआ था भारत में, ठीक है। अब इसकी उद्देश्य देख लेते हैं कि क्या उद्देश्य है मुस्लिमकालीन शिक्षा व्यवस्था के। तो देखिए उद्देश्यों में तो सेम ही आ जाएगा, शिक्षा के सेम ही उद्देश्य होते हैं, ठीक है। एक दो में चेंजमेंट मिलेगा, बाकी सब सेम रहता है। तो पहला इसमें पॉइंट है ज्ञान का प्रसार। तो ज्ञान का प्रसार प्रसार करना हर शिक्षा का उद्देश्य होता है, चाहे वो कोई सी भी शिक्षा हो। दूसरा इस्लाम का प्रचार, ये खाली आपको मुस्लिमकालीन शिक्षा में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि मुस्लिम धर्म में क्या था कि मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करना भी था, ठीक है, ऐसी शिक्षा व्यवस्था थी इनकी। तीसरा था कि मुस्लिम संस्कृति का प्रसार करना, तो ये भी मुस्लिमकालीन शिक्षा में ही देखने को मिलेगा आपको। फिर चरित्र का निर्माण, ये तो हर प्रकार की शिक्षा में मिल जाएगा। मुस्लिम शासन को सुदृढ़ करना, ये भी आपको इसी शिक्षा में मिलेगा, मुस्लिमकालीन शिक्षा में या मध्यकालीन शिक्षा में। और सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति, ये भी इसी में मिलेगा। फिर आप अपनी तरफ से पॉइंट बना के लिख सकते हैं कि बालक का शारीरिक विकास करना, मानसिक विकास करना या सर्वांगीण विकास करना, उसका चरित्र का निर्माण करना, ये सारी चीज़ें आप बना बना कर लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों को बताइए। मतलब कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम में कौन कौन से ऐसे कारक हैं, उनके नाम लिखने हैं आपको। तो शिक्षा के उद्देश्य व्यापक होते हैं तथा उनके उद्देश्य विभिन्न कारकों से प्रभावित होते हैं। अब कौन कौन से कारक हैं, तो पहला दार्शनिक कारक आ जाएगा। दार्शनिक कारक में क्या है कि विभिन्न प्रकार के दार्शनिक होते हैं जो अपनी अपनी बातें रखते हैं, जिससे शिक्षा प्रभावित होती है, ठीक है, उसके जो उद्देश्य होते हैं वो प्रभावित होते हैं। फिर है सांस्कृतिक कारक, कि आपको पता भारत में कई प्रकार की संस्कृतियाँ पाई जाती हैं, तो हर संस्कृति अलग अलग है, उसकी सोच शिक्षा को लेकर अलग अलग है, ठीक है। तो सांस्कृतिक कारक भी शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करते हैं। फिर आर्थिक कारक, आर्थिक कारक में यही है कि कोई लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं, कुछ लोग बहुत गरीब हैं, वो उतने अच्छे से शिक्षा प्रोवाइड नहीं कर पाते, उनके लिए शिक्षा का उद्देश्य खाली यही रहता है कि बस कैसे भी पढ़ लिख जाना है। किसी का उद्देश्य होता है कि जॉब करना, ठीक है। तो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग उद्देश्य रहते हैं शिक्षा को लेकर। फिर है राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक में भी शिक्षा के उद्देश्य क्या है कि कुछ रिजर्वेशन का लाभ लेते हैं, ठीक है, रिजर्वेशन का किसी को लाभ मिलता है, ठीक है, किसी को अलग तरीके के रिजर्वेशन का लाभ मिलता है। तो मतलब हर चीज़ है, राजनीतिक कारक भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं कि कुछ लोगों को तो चीज़ें मिल रही हैं, जैसे कि क्या कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को हमने निःशुल्क शिक्षा कर दी, लेकिन उसके ऊपर का क्या कि 15-16 जब एज हो जाती है बच्चों की, तो उन्हें उतना लाभ नहीं मिलता, ठीक है, उनका लाभ जो फ्री वाला था वो कंप्लीट हो गया, तो वो फिर शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं वो प्रभावित होते हैं। पर्यावरणीय कारक में आ जाएगा, जैसे असम के बच्चे आप देखें तो वहाँ पर हमेशा बारिश होती रहती है, तो वो उतने अच्छे से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, ठीक है, वहाँ पर बाढ़ आई रहती है हमेशा, या कुछ भी और अन्य कारण है, ठीक है। तो ये पर्यावरणीय कारक भी प्रभावित करते हैं। नैतिक कारक प्रभावित करते हैं कि आपके घर वालों की सोच कैसी है, घर वाले कैसा सोचते हैं कि पढ़ाई को लेकर कैसा उनका इंटेंशन रहता है कि हाँ अच्छा है कि गलत है, तो ये चीज़ भी प्रभावित करती है। धार्मिक कारक प्रभावित करते हैं कि मुस्लिम धर्म में लड़कियों को इतनी छूट नहीं है, ठीक है, पढ़ाई करने की, तो धार्मिक कारक भी प्रभावित करते हैं। तो ये सारे कारक हो जाएंगे जो शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करते हैं। इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा बना बनाकर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की शैक्षिक विचारधारा को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो महात्मा गांधी की बात हो रही है तो इनकी शैक्षिक विचारधारा के बारे में बताना है। तो आप लिख सकते हैं कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने भारत को आज़ाद कराने में ही अपना योगदान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने एक दूरदर्शी शिक्षाव्रत के रूप में कर्तव्य
एवं कर्म आधारित मूलवादी दृष्टिकोण से एक नई शिक्षा योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की। उनके द्वारा चलाई गई शिक्षा योजना को बेसिक शिक्षा योजना या बरदा योजना के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी ने शिक्षा को एक व्यापक प्रक्रिया मानते थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा वह है जो व्यक्ति निहित सभी पक्षों का बहुमुखी विकास करती है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं जो महात्मा गांधी थे, इन्होंने खाली भारत को आज़ाद कराने में अपना योगदान नहीं दिया, बल्कि एक शिक्षा योजना जो थी उसे भी प्रस्तुत किया, जिसे हम लोग बरदा शिक्षा योजना या बेसिक शिक्षा योजना के नाम से जानते हैं। और वो मानते थे कि शिक्षा एक व्यापक प्रक्रिया है जो व्यक्ति में निहित सभी पक्षों का विकास करती है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, सभी पक्षों का विकास करती है। अब इनके अनुसार शिक्षा का अर्थ देख लेते हैं। शिक्षा से अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के सर्वांगीण और सर्वोत्तम विकास से। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कि ये किसकी लाइन है। ठीक है, तो याद कर लेना कि गांधी जी ने कहा था कि शिक्षा से अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के सर्वांगीण और सर्वोत्तम विकास से। ऐसे भी याद रख सकते हैं, जिसमें आत्मा आ रहा है, शरीर आ रहा है, मस्तिष्क आ रहा है, तो वो डेफिनेशन महात्मा गांधी की है। ठीक है, ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ याद रखना कि बुनियादी शिक्षा का जो प्रारंभ था गांधी जी ने ही किया था। इसे हम लोग नई तालीम भी कहते हैं, बेसिक शिक्षा योजना के नाम से भी जानते हैं। अब इनके अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए, तो जीविकोपार्जन का उद्देश्य दिया कि ऐसे चीज़ें बच्चों को सिखाओ जिससे वो अपना जीविकोपार्जन कर सकें, ठीक है, जीवन जी सकें। सांस्कृतिक उद्देश्य थे इनके कि शिक्षा के द्वारा भारतीय संस्कृति को विकसित किया जाना चाहिए, उससे उसका विकास किया जाना चाहिए, उसे बचाना चाहिए, उसका संरक्षण किया जाना चाहिए। फिर है बच्चे का चारित्रिक विकास करना, ठीक है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं आपके यहाँ पर उनका चरित्र का विकास हो, ऐसी चीज़ें उन्हें पढ़ाएं, ऐसी कहानियों के माध्यम से उन्हें पढ़ाएं। फिर है कि शारीरिक विकास, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास किया जाए बच्चों का, या कह सकते हैं सर्वांगीण विकास किया जाए उनका। और गांधी जी ने कहा कि सभी विषयों की शिक्षा मातृभाषा में दी जाए बच्चों को। ठीक है, जो छोटे बच्चे हैं उन्हें मातृभाषा में सिखाया जाए, मातृभाषा में ही उन्हें शिक्षा दी जाए। और इनके अनुसार शिक्षण विधि भी याद रखना कि इन्होंने कहा कि ऐसा सिखाओ बच्चों को कि बच्चे स्वयं चीज़ों को सीखें, ठीक है, स्वयं करके चीज़ों को सीखें, अपने अनुभव द्वारा सीखें, मतलब अपने एक्सपीरियंस से सीखें, निरीक्षण करें, प्रयोग करें और स्वाध्याय करें। ठीक है, तो ये इनके अनुसार शिक्षण विधि थी, से भी याद कर लेना आप। तो यही सारे शैक्षिक विचार भी थे इनके। आप इनके बारे में लिख सकते हैं, अगर शिक्षण विधि पूछता है तो आप शिक्षण विधि में ये लिख सकते हैं कि बच्चे स्वयं करके चीज़ों को सीखें, अपने अनुभव द्वारा सीखें, निरीक्षण करें, प्रयोग करें और स्वाध्याय करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा समाज का दर्पण है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो शिक्षा और समाज का आपको रिलेशन बताना है यहाँ पर। तो आप लिख सकते हैं पहले कि शिक्षा और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। अच्छा समाज वही कहलाता है जहाँ पर लोग शिक्षित होते हैं, और शिक्षा से ही एक अच्छा समाज बनता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप प्रभाव बता सकते हैं कि शिक्षा का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो शिक्षा के द्वारा मनुष्य समाज में परिवर्तन लाता है। आपको पता है कि लोग अगर शिक्षित होंगे तो समाज में परिवर्तन लाएंगे, जैसे महात्मा गांधी लाए थे, जवाहरलाल नेहरू लाए, सरदार वल्लभ भाई पटेल लाए, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस लाए। दूसरा है कि शिक्षा सामाजिक विरासत के संरक्षण में भी सहायक है, कि जो शिक्षा होता है, अगर लोग शिक्षित होंगे, जो सामाजिक विरासत है उसका भी संरक्षण करेंगे, ठीक है, उसे बचाने में प्रयास करेंगे। तीसरा, संस्कृति का विकास होगा, जो हमारी संस्कृति है, हिंदू संस्कृति, मुस्लिम संस्कृति, सबका विकास होता है अगर लोग शिक्षित होते हैं। फिर है कि मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास होता है। लोग अगर शिक्षित होते हैं तो क्या होता है, मनुष्य का जो व्यक्तित्व होता है उसका विकास होता है, उसकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है। फिर कह सकते हैं समाज का राजनीतिक व आर्थिक विकास होता है। ठीक है, कि लोग अगर शिक्षित होंगे तो उन्हें पता होगा कि उनके अधिकार क्या है, ठीक है, उसके लिए वो मांग करेंगे, तो ये सारी चीज़ें विकास होता है उनका। सामाजिक भावना की जागृति होती है। ठीक है, सामाजिक भावना जागृति है, जब एक आप समाज में रहते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, ठीक है, मिलते हैं जुलते हैं, तो सामाजिक भावना की भी जागृति होती है। और सामाजिक सुधार होता है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं कि शिक्षा का समाज पर प्रभाव पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि जो शिक्षा है वो समाज का दर्पण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मारिया मांटेसरी की शिक्षण पद्धति का उल्लेख कीजिए। तो पहले हम मारिया मांटेसरी के बारे में जान लेते हैं। मारिया मांटेसरी का जो जन्म था वो इटली में हुआ था। इन्होंने कई रचनाएं भी लिखी, जिसमें से प्रमुख रचनाएं इनकी है द सीक्रेट ऑफ चाइल्डहुड, चाइल्ड ट्रेनिंग और द मांटेसरी मेथड। ठीक है, 3 चीज़ें हैं, याद कर लेना, हो सकता है 1 नंबर में पूछा जाए। अब इनके अनुसार हम शिक्षा का अर्थ देख लेते हैं कि मारिया मांटेसरी ने शिक्षा के बारे में क्या कहा है। तो मारिया मांटेसरी शिक्षा को एक ऐसी प्रक्रिया मानती हैं जो बालक को अपना स्वाभाविक विकास करने में सहायक हो। ठीक है, तो इनके अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक को खुद का, मतलब स्वयं का स्वाभाविक विकास करने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, तो ये शिक्षा का अर्थ हो गया मारिया मांटेसरी के अनुसार। शिक्षा के उद्देश्य में सेम चीज़ें आ जाएंगी कि बालक का चारित्रिक विकास करना, मानसिक विकास करना, आध्यात्मिक विकास करना, ठीक है, सर्वांगीण विकास करना, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी उद्देश्य में।
अब मारिया मॉन्टेसरी ने अपनी शिक्षण विधि को 3 भागों में बांटा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो मॉन्टेसरी ने क्या किया, अपनी शिक्षण विधि को 3 भागों में बांट दिया। पहले भाग में इन्होंने कर्मेंद्रियों की शिक्षा दी बच्चों को। इसमें बालक को कर्मेंद्रियों की शिक्षा दी जाती थी, जिसके लिए बालक से विभिन्न कार्य कराए जाते थे, जैसे उठना, बैठना, कपड़े पहनना, कपड़े उतारना, ठीक है, घूमना, दौड़ना, अपनी वस्तुएं अपने स्थान पर रखना, ये सारी चीज़ें बच्चों से कराई जाती थी ताकि वो बच्चे एक्टिव रहें चीज़ों को लेकर। ठीक है, तो ये कर्मेंद्रियों की शिक्षा होगी। दूसरे भाग में इन्होंने ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा दी। मॉन्टेसरी इंद्रिय अनुभव ही बालक की शिक्षा का मुख्य आधार मानती थी। इसमें क्या कि आँख, कान, नाक, ठीक है, त्वचा, जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं वो एक्टिव रहें। ठीक है, उसके अनुसार जो शिक्षा दी जा सकती है। तो दूसरे में भाग में इन्होंने क्या किया, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा दी बच्चों को। मॉन्टेसरी ने अपने तीसरे भाग में पढ़ने लिखने व गणित की शिक्षा दी बच्चों को। मॉन्टेसरी पढ़ने की अपेक्षा लिखना सरल मानती थी। उनके अनुसार लिखने में केवल मांसपेशियां ही प्रयोग होती हैं, बल्कि पढ़ने में स्वर, उच्चारण संबंधी मानसिक शक्ति प्रयोग होती है। ठीक है, तो ये क्या, तीसरे भाग में इन्होंने क्या कहा कि पढ़ने लिखने की जो शिक्षा है वो बच्चों को देनी चाहिए, गणित की शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए। और उनके अनुसार क्या था कि लिखना बहुत सरल है पढ़ने के मुकाबले, क्योंकि लिखने में सिर्फ मांसपेशियां यूज़ हो रही हैं, जबकि जब आप बोलते हैं तो आपके स्वर है, उच्चारण संबंधी जो भी मानसिक शक्ति होती है वो भी यूज़ होती है। तो ये थी इनकी शिक्षण विधि, जिसे इन्होंने 3 भागों में बांटा था, कर्मेंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा और पढ़ने लिखने व गणित की शिक्षा, 3 भागों में। ठीक है, याद कर लेना इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुड डिस्पैच की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि बुड डिस्पैच क्या है। आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था कि जो नई शिक्षा नीति आती थी वो हर 20 साल में आती थी। ठीक है, जब अंग्रेजों का टाइम चल रहा था, तो पहले जो आज्ञा पत्र जारी हुआ था वो 1813 में हुआ था। उसके बाद 1833 में आया 20 साल बाद। उसके बाद 1853 में आया 20 साल बाद। ठीक है, मतलब 20-20 साल का गैप रहता था। तो 1833 के बाद कंपनी को 1853 में नया आज्ञा पत्र जारी करना था शिक्षा को लेकर, जिसमें शिक्षा से संबंधित सुधार वगैरह होते थे, क्या क्या कमियां हैं उन्हें दूर करना, ये सारी चीज़ें रहती थी। उस समय ब्रिटिश संसद को यह एहसास हो गया था कि बहुत लंबे समय तक भारतीय शिक्षा की अनदेखी नहीं की जा सकती। ठीक है, ब्रिटिश संसद भी ये जानती थी कि ज़्यादा टाइम तक तुम भारतीयों को अनदेखा नहीं कर सकते, कि वो उन्हें आप पढ़ा नहीं रहे, लिखा नहीं रहे, अपने मन से शिक्षा को दे रहे हो उन्हें। ठीक है, आप अंग्रेजी पढ़ा रहे हो, हिंदी पर फोकस नहीं कर रहे, या भारतीय शिक्षाओं, भारतीय जो भाषाएं उन पर अनदेखी कर रहे हो, ये नहीं कर सकते अब ज़्यादा टाइम तक। इसलिए भारतीय शिक्षा के संदर्भ में अध्ययन करने हेतु एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने 1853 तक भारतीय शिक्षा का गहनता से अध्ययन किया और सब पर विचार करने के बाद भारतीय शिक्षा पर अपने सुझाव दिए। समिति के सुझावों के आधार पर कंपनी ने 19 जुलाई 1854 को नई शिक्षा नीति की घोषणा की। डेट याद कर लेना कि बोर्ड का घोषणा पत्र कब जारी हुआ, तो 19 जुलाई 1854 को हुआ था। ठीक है, तो 19 जुलाई 1854 को नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई। तो जो समिति बनाई गई थी उसके जो प्रधान थे वो थे सर चार्ल्स वुड। ठीक है, तो सर चार्ल्स वुड बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे, इसलिए उन्हीं के नाम पर कंपनी ने नया आज्ञा पत्र, वुड का घोषणा पत्र प्रकाशित कराया, और इसी को हम लोग इंग्लिश में वुड डिस्पैच कहते हैं। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। कुछ विद्वानों के द्वारा वुड के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र, यानी कि शिक्षा का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखना, क्वेश्चन में ये भी आएगा कि शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, या वुड के घोषणा पत्र की विशेषताएं लिखिए, या वुड का घोषणा पत्र के बारे में बताइए, वुड डिस्पैच किसे कहते हैं, कुछ भी लिखकर आ सकता है। ठीक है, अगर शिक्षा का मैग्ना कार्टा आता है तो वुड के घोषणा पत्र को ही शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। या भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा गया है, तो वुड के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद कर लेना। ठीक है, अब वुड के घोषणा पत्र की हम विशेषताएं देख लेते हैं। तो पहला था कि शिक्षा का मकसद अंग्रेजी साहित्य एवं पाश्चात्य ज्ञान का प्रसार करना था। ठीक है, तो अंग्रेजी साहित्य और पाश्चात्य जो ज्ञान है उसका प्रसार करना था, यही शिक्षा का मकसद है सर चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र के अनुसार। दूसरा था कि शिक्षा जो है वो अंग्रेजी एवं देसी भाषाओं के माध्यम से दी जानी चाहिए। इससे पहले क्या था कि सिर्फ अंग्रेजी जो भाषा थी उसी के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी, लेकिन इन्होंने कहा जो शिक्षा है वो अंग्रेजी और देसी भाषाओं दोनों के माध्यम से दी जाए। तीसरा था कि पाठ्यक्रम में भारतीय साहित्य एवं संस्कृति का भी आवश्यक स्थान दिया जाए। ठीक है, इससे पहले लॉर्ड मैकाले आए थे, उन्होंने कहा नहीं, हिंदी कुछ नहीं चलेगा। ठीक है, देसी भाषाएं बिल्कुल नहीं चलेंगी, सिर्फ अंग्रेजी में ही देना है, और जो पाश्चात्य ज्ञान है उसी को देना है। लेकिन इन्होंने क्या किया, पाठ्यक्रम में भारतीय साहित्य एवं संस्कृति को भी स्थान दिया। फिर ताकि शिक्षकों के लिए भी प्रशिक्षण की व्यवस्था हो। इससे पहले टीचर्स के लिए कोई भी ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं की गई थी, लेकिन इसमें टीचर्स के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई। फिर है कि विद्यालय प्रबंध के लिए सहायता अनुदान मिलना चाहिए, कि जो प्रधालय है, जो मैनेजमेंट है विद्यालय का, वो अपना देख रेख कैसे करेगा, उसके लिए उसे थोड़ा रुपये वगैरह दिया जाए। ठीक है, अनुदान दिया जाए, तो इसमें इसकी बात की गई। फिर ताकि उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं। ठीक है, कि अपने प्राइमरी लेवल पर तो सब कुछ कर दिया, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं। व्यावसायिक स्त्री शिक्षा को भी प्रोत्साहन दिया जाए। ठीक है, कि स्त्री शिक्षा को भी इन्होंने प्रोत्साहन दिया। फिर कि जन शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए। जगह जगह पर क्या किया उन्होंने, कि जन शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए, ताकि पता लगे कितने लोग पढ़ रहे हैं, कितने नहीं पढ़ रहे हैं, उन सबका लेखा जोखा रहे। ठीक है, और जहाँ जो शिक्षित नहीं हो रहे उन्हें शिक्षा की व्यवस्था की जाए। ये सारी चीज़ें
इन्होंने अपने उस घोषणा पत्र में रखी थी। ठीक है, इसलिए इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं, बुड डिस्पैच कहते हैं, या भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहते हैं। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक परिवर्तन में शिक्षक एवं विद्यालय की भूमिका बताइए। तो ये तो आप बना बना कर लिख ही सकते हैं कि टीचर का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है सामाजिक परिवर्तन में। टीचर बच्चों को सिखाता है, बच्चे सीखते हैं चीज़ों को। ठीक है, फिर वो समाज में परिवर्तन लाते हैं। ये सारी चीज़ें आप बना बना कर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है वो हम देख लेते हैं। आदर्शवाद शिक्षा में सबसे प्राचीन विचारधारा है। इसकी उत्पत्ति प्लेटो के विचारवादी सिद्धांत से मानी जाती है। अर्थात प्लेटो को आदर्शवाद का जन्मदाता माना जाता है। याद कर लेना, एक नंबर में पूछा जा सकता है कि आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है, तो प्लेटो को माना जाता है। और सबसे प्राचीन विचारधारा शिक्षा की कौन सी है, तो आदर्शवाद है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आगे देख लेते हैं। आदर्शवाद आइडियलिज्म का हिंदी रूपांतरण है जो दो शब्द आइडिया प्लस इज्म से बना है। इस विचारधारा में विचारों को ही केंद्रीय तत्व माना जाता है। ठीक है, तो आदर्शवाद किससे बना है, तो आइडियलिज्म का हिंदी रूपांतरण है जो दो शब्द आइडिया यानी कि विचार और इज्म मतलब कि शास्त्र से बना है। इस विचारधारा में विचारों को ही केंद्रीय तत्व माना, मतलब विचारों को हम केंद्र में रखते हैं। इस दर्शन को हम विचारवाद, मनवाद, अध्यात्मवाद या प्रत्ययवाद के नाम से भी जाना जाता है। मतलब इन नामों से भी इसे जाना जाता है। अगर क्वेश्चन में आदर्शवाद नहीं आता है तो प्रत्ययवाद लिख कर आ सकता है। ठीक है, या अध्यात्मवाद से आप क्या समझते हैं ये लिख कर आ सकता है। ठीक है, तो इनके नाम भी याद रखना। ठीक है, हो सकता है आपको विचारवाद लिख कर आ जाए, अब आप कन्फ्यूज हो जाए कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो आदर्शवाद को ही हम विचारवाद कहते हैं, मनवाद कहते हैं, अध्यात्मवाद कहते हैं या प्रत्ययवाद कहते हैं। आदर्शवादी आध्यात्मिक जगत को ही सत्य मानते हैं। इनमें विचारों, आदर्शों, मूल्यों पर बल दिया जाता है। यह दर्शन बालक के विकास तथा आध्यात्मिक मूल्यों को जीवन लक्ष्य स्वीकार करता है। अर्थात अंतिम सत्य आत्मानुभूति होती है। मतलब इसमें सब कुछ क्या है, हम भगवान को ही लेकर मानते हैं कि जो भी है वो आध्यात्म है। ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना, सब भगवान से रिलेटेड चीज़ें हैं कि अगर आपने भगवान को जान लिया तो वही शिक्षा है। समझ रहे हो, जो आदर्शवादी होते हैं वो आध्यात्मिक जगत को ही सत्य मानते हैं कि वही सत्य, भगवान है वही सत्य है। ठीक है, इसमें विचारों, आदर्शों, मूल्यों पर सबसे ज़्यादा बल देते हैं। यह दर्शन जो होता है वो बालक के विकास तथा आध्यात्मिक मूल्य जो होते हैं उन्हें जीवन का लक्ष्य स्वीकार करता है कि आध्यात्मिक मूल्य अगर आपने प्राप्त कर लिए तो आपका लक्ष्य पूरा हो गया। ठीक है, अब आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का अर्थ देख लेते हैं कि शिक्षा का अर्थ क्या है इनके अनुसार। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा से आशय उस ज्ञान, अनुभव एवं सद्गुण प्राप्त करने की प्रक्रिया से है जिसमें मनुष्य अपने व्यक्तित्व की उन्नति करते हुए भगवान की प्राप्ति करने में समर्थ होता है। मतलब अगर आपने ईश्वर को प्राप्त कर लिया, आप इस काबिल बन गए कि आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, तो आपने शिक्षा ग्रहण कर ली है। ठीक है, आदर्शवाद के अनुसार। तो आदर्शवाद के अनुसार क्या है कि शिक्षा से आशय उस ज्ञान, अनुभव एवं सद्गुण प्राप्त करने की प्रक्रिया से है जिससे मनुष्य अपने व्यक्तित्व की उन्नति करते हुए ईश्वर की प्राप्ति करने में समर्थ होता है। ठीक है, तो ये याद कर लेना आप कि शिक्षा का अर्थ क्या है। शिक्षा का उद्देश्य तो सेम ही हो जाएंगे, आपको पता है, वही लिख देना, चारित्रिक विकास, आध्यात्मिक विकास, मानसिक विकास। ठीक है, ये सारी चीज़ें। लास्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय के विकास में समुदाय की भूमिका बताइए। तो विद्यालय के विकास में समुदाय की क्या भूमिका ये बताना है। तो विद्यालय व समुदाय का घनिष्ठ संबंध है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अतः विद्यालय का यह कर्तव्य है कि समुदाय के विकास में अपना योगदान दे और समुदाय का यह कर्तव्य है कि विद्यालय के विकास में अपना सहयोग दे। ठीक है, तो आपको पता कि विद्यालय और समुदाय एक दूसरे से बहुत ज़्यादा घनिष्ठ संबंध है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, एक दूसरे पर डिपेंड है। अगर विद्यालय का विकास करना है तो समुदाय का विकास होना चाहिए, समुदाय का विकास करना है तो विद्यालय का विकास जरूरी है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के विकास में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ठीक है, अतः स्पष्ट है कि विद्यालय और समुदाय दोनों अपनी अपनी उन्नति व स्थायित्व के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हैं अपने विकास के लिए। ठीक है, क्योंकि विद्यालय का विकास तभी हो सकता है जब समुदाय उसका सहयोग करेगा। अब मान लिया किसी विद्यालय का समुदाय विरोध करता है, अपने बच्चों को ही नहीं भेजेगा, तो विद्यालय नहीं चल सकता ना, विद्यालय बेकार है। और अगर विद्यालय बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देगा, ठीक है, तो एक समाज अच्छा नहीं हो सकता। ठीक है, एक समुदाय अच्छा नहीं बन सकता। तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। ठीक है, डेवलपमेंट के लिए। अब बालकृष्ण जोशी ने क्या कहा है कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति का निर्माण केवल विधानसभाओं, न्यायालयों और कारखानों में नहीं वरन विद्यालय में होता है। इस कथन से स्पष्ट है कि समुदाय यानी कि समाज में विद्यालय का महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा जो होती है वो सामाजिक परिवर्तन लाती है और इसके द्वारा किसी भी समाज के स्तर में उन्नति लाई जा सकती है। तो बालकृष्ण जोशी का ये कथन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, ये लाइन दे देगा, ये कथन किसका, ऐसे करके पूछेगा और 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। और कुछ पॉइंट्स आप बनाकर लिख सकते हैं कि जो सामाजिक तौर पर जो समुदाय होते हैं वो विद्यालय की मदद करते हैं। ठीक है, आर्थिक तौर पर मदद करते हैं, कभी संसाधनों की कमी होती है तो जो समाज होता है वो मदद करता है विद्यालयों की। ठीक है, तो काफ़ी पॉइंट्स आप बनाकर लिख सकते हैं। और आप बनाकर लिख सकते हैं कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग वगैरह समय समय पर होती है, कई मीटिंग्स होती रहती हैं जिससे जो विद्यालय होता है उसे काफ़ी मदद मिलती है समुदाय को समझने में। ठीक है, उनके जो बच्चे होते हैं उनकी क्या दिक्कतें होती है उसे समझने में मदद मिलती है।
इसका वो निराकरण करते हैं और विद्यालय का विकास होता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। तो इसी के साथ 2 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन थे सारे सॉल्व हो गए। ठीक है, इन्हें अच्छे से याद कर लेना कि यही नहीं क्वेश्चन से आपको इधर उधर घुमा घुमा कर पूछा जा सकता है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।